हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 327th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। हाउ हैपनिंग इज दैट कि नागपुर के सबसे हैपनिंग वेडिंग डेस्टिनेशन छतरपुर फार्म्स नागपुर के सबसे हैपनिंग फेसबुक लाइव को प्रेजेंट करता है लोगों को। My association partner is Kamath and Durga Wealth Managers. Globus ITI Kamti is my education partner. Tirupati Urban Cooperative Bank, my banking partner. Atmanirbhar Bharat partner is Servicing Wala, and security partner is Joshi Security Systems. My association partners are Tricos and Freshly Baked. Well, वो दिन दूर नहीं जब क्रिम्स हॉस्पिटल भी हमारा हेल्थ पार्टनर बन जाएगा। बहरहाल, टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग जो हमको डरा रहा है, जो डराने की कोशिश पिछले 1 साल से हमें कर रहा है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन भी अंधेरे में गुजरने वाले हैं। मैं बात बिल्कुल नहीं, मैं एमएससीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस के बारे में ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद हमें नहीं पता। कोरोना वायरस के बारे में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो शायद हम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मिथ्स हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोरोना वायरस का सच क्या है, बताने के लिए आज मेरे साथ वो हैं जिन्होंने कोरोना वायरस पे एक डिटेल स्टडी करी है। विथ मी इज समवन हु इज यंग, डायनेमिक कोरोना वॉरियर एंड हिमसेल्फ इज अ रेप्यूटेड डॉक्टर ऑफ द सिटी। प्लीज वेलकम समीर अशोक अरबट। हेलो सर, कैसे हैं? हाय। The second session of coronavirus with you. Yes. Amazing. ये जो चीज़ निकल कर आती है कि कोरोना वायरस का सच क्या है, क्या है? Okay. I think before we start, I would like to tell our viewers that we've had one episode before this, which was last week. So if you have tuned in to this episode for the first time, you can always go to Facebook page Raj Ki Baat. And you can see our previous conversation on coronavirus, because I would prefer not to repeat whatever was discussed last time. But yes, we can go ahead with today's show and coronavirus का सच क्या है. I believe until now, as in 2021 तक, most of us know कि coronavirus का सच क्या है. But at the same time, इससे related बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और कुछ बातें हैं जो शायद हमने कहीं से सुनी है बट कंफर्मेशन नहीं है कि ये सच में ऐसे ही होता है या ये सिर्फ एक अफवाह है। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट कोरोना वायरस का सच क्या है। कोरोना वायरस आया कहाँ से, कोरोना वायरस की एंट्री कहाँ से हुई? एक चाइनीज़ वेब सीरीज़ थी, उसमें कहीं ना कहीं उल्लेख हुआ था। कुछ फिल्में भी ऐसी आई जो वायरस के ऊपर में थी कि एक वायरस आता है, दुनिया भर में फैलता है और दुनिया में लोग मरना शुरू हो जाते हैं। जब वो फिल्में आई थी, लोगों ने देखी, लोगों ने एंजॉय भी किया शायद, क्योंकि सिनेमा था। लेकिन जब हकीकत से मुलाकात हुई, तब लोग डर गए, तब लोग घबरा गए। कहाँ से आया ये वायरस? ओके, एज फार एज आई नो, हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम कंटेजियन है। कंटेजियन, इट्स अ वेरी नाइस मूवी एंड आई वुड रिकमेंड, इफ यू हैव टाइम यू शुड वॉच दैट मूवी। इट्स नॉट सिमिलर टू जो अभी चल रहा है, बट डेफिनेटली आपको 1.5 आवर्स की मूवी में ये तो समझ में आ जाएगा कि ये वायरस से रिलेटेड चीज़ें कैसी चलती है और मूवी कहाँ से आती है। तो एक जो डायलॉग है कि जो सच है वो कल्पना से भी परे होता है। तो मूवी जो है वो सच से ही आती है। तो ये सारी मूवीज़ जो बनी हैं वो इनका जो प्रेरणा है, इनका जो स्रोत है, वो इससे पहले के वायरल इन्फेक्शन है। तो अभी जो कोरोना वायरस हम देख रहे हैं, इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस है, और जो बीमारी है उसको हम कोविड-19 कहते हैं। और ये कोरोना वायरस इससे पहले भी हो चुका है दुनिया में। इससे पहले भी कोरोना वायरस के आउटब्रेक हो चुके हैं, कई और वायरसेस के आउटब्रेक हो चुके हैं। जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो 2002 और 2003 में एक SARS नाम का एक वायरस देखा गया था,
और ये साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा फैला था उस टाइम पे। और इसका फुल फॉर्म है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और उसमें भी लंग्स का ही प्रॉब्लम देखा गया था। ये 2002-2003 की बात है। इसके बाद 2012 और 13 में एक MERS वायरस देखा गया, मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये भी एक कोरोना वायरस था, और अभी हम जो देख रहे हैं उसका नाम SARS-CoV-2 है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है, और इससे पहले भी कोरोना वायरस देखे जा चुके हैं। इससे भी बड़ी पैंडेमिक्स हो चुकी है, और आई थिंक ये ह्यूमन नेचर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वी हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी। तो 1919-1920 उस टाइम पे स्पेनिश फ्लू नाम का एक वायरस आउटब्रेक हुआ था। ये कोरोना वायरस नहीं था, ये इन्फ्लुएंजा वायरस था, जिसको हम H1N1 वायरस कहते हैं। ये दूसरी बार अगर आपको याद होगा 2009 में हुआ था, और जो काफ़ी यानी हाल ही की बात है, ऑलमोस्ट 11 साल पहले की। और उस समय इसका नाम स्वाइन फ्लू वायरस था। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट में स्पेनिश फ्लू वायरस के बारे में, क्योंकि आज जो हो रहा है वो काफ़ी कुछ उससे सिमिलर हो रहा है जी। स्पेनिश फ्लू वायरस जो था उस समय, ऐसा अनुमान है कि अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय दिस वायरस, विच मीन्स 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन had this disease at that time, and approximately 50 million people died because of this virus, which is a very huge number even in comparison with COVID-19 जी। तो उस समय ये जो वायरस हुआ था ये 2 से 3 साल चला था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी 4 या 5 वेव्स आई थी, डिपेंडिंग ऑन आप सेकेंड वेव किसको कहते हैं, थर्ड वेव किसको कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि उस टाइम पे क्लाइमेट में ऐसे कुछ चेंजेस आए थे जिसकी वजह से वायरस एनिमल्स से ह्यूमन में बढ़ गया था। और काफ़ी लोगों का मानना है कि उस टाइम पे बहुत सारी माल न्यूट्रिशन था, वॉर चल रहा था, हाइजीन बिल्कुल ठीक नहीं था, और वॉर की वजह से लोगों को और ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रहा था, जिस वजह से स्पेनिश फ्लू की वजह से दुनिया भर में इतनी सारी मौतें हुई। तो ये रहा स्पेनिश फ्लू, जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक चला। 2009 का हम जैसे देखते हैं स्वाइन फ्लू, ये कुछ कुछ एरियाज में पाया गया था। और कोरोना वायरस मैंने आपको बताया 2002-2003 में सार्स के नाम से था, फिर 2013 में MERS था, और अभी ये हो गया है SARS-CoV-2। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है COVID-19 जी। तो आज जो हम देख रहे हैं ये काफ़ी मूवीज़ में कवर्ड है, क्योंकि पहले भी ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं। मुझे लेकिन एक बात, जैसे अभी जो कोरोना वायरस का माहौल शुरू है, जब ये 22 मार्च 2020 में जब शुरू हुआ था, तब अखबारों के थ्रू डिजिटल मीडिया के थ्रू ये पता चला था कि कोरोना वायरस चमगादड़ के खाने की वजह से हुआ जी। फिर पता चला कि ये कहीं चाइना में इसकी शुरुआत हुई, और चाइना में कोई लैब है जहाँ पर कुछ और टेस्टिंग हो रही थी, जिससे ये आउटब्रेक हुआ। अलग अलग कोई कहता है स्पेन से चाइना में आया। जब चाइना में ये चीज़ हो रही थी तब इंटरनेशनल मीडिया शांत थी, तो फिर एकदम से एक आउटबर्स्ट हुआ। ये बेसिकली ये वायरस की जड़ क्या है जी? देखिए, जब भी हम किसी वायरस की बात करते हैं तो वायरस आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही छोटे रहते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, और ये हमारे आसपास हमेशा रहते हैं जी। ये कभी जानवरों में पाए जाते हैं, कुछ वायरसेस इंसानों में पाए जाते हैं, और कुछ वायरसेस सरफेसेस पे रहते हैं, पेड़ पौधों में रहते हैं। तो जब भी कोई वायरस का बड़ा आउटब्रेक होता है तो यूजुअली कोई बड़ा म्यूटेशन होता है, मतलब नॉर्मल से हट के कुछ होता है, तभी कोई बीमारी इतनी बढ़ के आती है। तो अभी जब हम बात करते हैं SARS-CoV-2 के बारे में, तो जितने भी कोरोना वायरसेस है ये सारे जूनोटिक वायरसेस है, मतलब ये नॉर्मली और नेचुरली जानवरों में पाए जाते हैं, इंसानों में नहीं।
फॉर सम रीज़न जब इनका इकोसिस्टम चेंज होता है, ये जानवरों से इंसानों में पाए जाते हैं, उस समय बीमारियां बढ़ के आती है फॉर 2 रीज़न। पहला कि हमारे पास उस टाइम पे इस वायरस को लेके इम्यूनिटी नहीं रहती है जी। और सेकंड, जब भी कोई वायरस सडनली म्यूटेट होता है तो उस टाइम पे उसका जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है या उसका फेटेलिटी रेट है जिसे वो डेथ कॉज कर सकता है, वो बढ़ के आता है। तो ये सारी जो एक ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस को लेके जितना भी कंफ्यूजन है जी, आज तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है। जब तक बात करते हैं साइंस की, तो साइंस बिलीव्स ओनली एंड ओनली इन एविडेंस। एज ऑफ नाउ वी हैव नो एविडेंस कि ये वायरस किसी लैब में बना था, बट वी कैन नॉट टॉक अगेंस्ट इट और इन फेवर ऑफ इट। वी कैन जस्ट टॉक अबाउट व्हाट वी नो टिल नाउ। ये वायरस जानवरों में पहले पाया जाता है, बैट्स इज वन ऑफ देम, बट काफ़ी सारे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब इंसानों में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो जानवर को खाने से आते हैं जी। प्रूफ बहुत सारे वायरसेस का ऐसा है कि आप जानवर के कांटेक्ट में आते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन होता है। तो कई बीमारियां हैं जो कैटल बेरर्स रहते, जो लोग गाय भैंस का ध्यान रखते हैं या जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनको ये बीमारियां पहली होती है। बट दिस इज नॉट बाय ईटिंग द मीट, दिस इज ऑफन बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द एनिमल्स नोज एंड माउथ, एंड फिर ये आता है। बट एट द सेम टाइम कुछ बीमारियां ऐसी भी है जो एनिमल मीट कंजम्पशन से ह्यूमंस में होती है। बट SARS-CoV-2 के बारे में, फूड इज नॉट द रूट ऑफ इन्फेक्शन। आप एनिमल खाने से आपको ये इन्फेक्शन नहीं होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉपलेट से होता है। जितना भी अभी तक रिसर्च हुआ है उसमें कोई सोर्स नहीं मिला है कि ये लैब में बना है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये जानवरों में था। मे बी जो एनिमल मार्केट है वुहान का, वहाँ पे जो लोग इन्फेक्टेड जानवरों के कांटेक्ट में आए, वहाँ से ये एनिमल से जंप करके ह्यूमंस में आया और फिर ये आगे बढ़ता चला गया। कुछ कंट्रोवर्सीज है कि चाइना के पहले शायद ये यूरोप में था, फिर चाइना में गया, फिर वापस आया, बट इनमें से कई सारी बातों का कोई एविडेंस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। तो अभी तो दे स्टैंड नलिफाइड, देयर इज नो एविडेंस फॉर इट। एक चीज़ जो हमने देखी थी पिछले लॉकडाउन में, हम एकदम से एक एक्टिविटी हुई जिसमें थाली बजाने वाली एक्टिविटी हुई, एक एक्टिविटी हुई दिया जलाने वाली एक्टिविटी। ये इटली में, स्पेन में और पूरी दुनिया में हमने ये चीज़ देखी कि जहाँ पर लोग थाली बजाना, बर्तन बजाना, ताली बजाना, ये सब चीज़ें कर रहे थे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडास थे या इसका साइंटिफिकली कोई सपोर्ट है? मतलब कहीं कुछ इसका उल्लेख है कि ये सब चीज़ें करने पे कोरोना वायरस पे कुछ असर पड़ता है? क्या वायरस कमज़ोर होता है, वायरस गायब हो जाता है, क्या है ये? आई थिंक ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं। बहुत लोग इस टॉपिक को लेके बहुत सेंसिटिव भी है जी। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ जो एक्शंस रहती है जी। वो बहुत अच्छे इंटेंशन से की जाती है, बट उसका मतलब कुछ और निकलता है जी। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, तो जो गवर्नमेंट ने ये लोगों को एनकरेज किया था कि आप साथ में आइए, आप ताली बजाइए, आप थाली बजाइए या फिर दिया जलाइए, तो इसके 2 रीज़न हैं। पहला ये था कि कोविड पैंडेमिक की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया था, बहुत ज़्यादा फियर था, एक तरीके का केओस हो गया था। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी रहता है कि आप लोगों का मॉरल बढ़ा के रखें, मॉरल बना के रखें और लोगों को पॉजिटिव रखें। तो मुझे लगता है ये जो एक्टिविटी थी, इसका प्योर जो इंटेंशन था वो था लोगों को कनेक्ट करने का और लोगों को एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाने का कि हम इससे जीत सकते हैं। दूसरा इंटेंशन ये था कि आप ताली बजाइए, थाली बजाइए और आप सल्यूट कीजिए उन लोगों को जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पुलिसमैन है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड लोग हैं, मीडिया पर्सन्स है,
तो दूसरा इंटेंशन था इन लोगों को आप इनके लिए आप ताली बजाइए, इनको आप सल्यूट कीजिए। तो ये दो आर द वैलिड रीजंस जिसकी वजह से इंडिया में भी नहीं, यूएस में भी, यूरोप में भी ये एक्टिविटीज़ की गई। बट साइंटिफिकली इससे वायरस नहीं मरने वाला था, इससे हमारे अंदर का डर निकलना था और इससे हम लोगों की यूनिटी बढ़ने के लिए ये एक्टिविटी की गई थी। बट काफ़ी लोगों ने इसे ऐसा समझ लिया कि इसकी वजह से वायरस मर जाएगा, which I think so is good if it makes you feel comfortable, but it should not make you feel ऐसे हैं रात को 9 बजे सब कुछ बंद, डिसीजंस 9 बजे के बाद, मेरा सवाल जो है कि वो ये कि 9 बजे के बाद कोरोना वायरस सो जाता है क्या? मेरा दूसरा सवाल है कि सैटरडे संडे बंद, क्या सैटरडे संडे कोरोना वायरस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग? मेरा एक और सवाल ये है कि एक बार में पूरा का पूरा ये लॉकडाउन हो जाना, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाना, एक तरफ लोगों के बिजनेसेस, लोगों की नौकरियां, लोगों के करियर्स का ख़त्म हो जाना, मुझे पता है जान है तो जहान है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों का हो जाना, इसमें साइंटिफिक प्रूवेंस कहाँ पर है कि क्या ये टाइम के बाद कोरोना काम नहीं करता? क्या ये जो दिन है दो स्पेसिफिक वीकेंड ऑफ रहता है, वीकेंड ऑफ रहता है क्या? इसमें क्या है, क्या सच है इसमें? मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपने दे दिया है। पहला आपका सवाल था कि ये क्यों ऑडली रात को हम कर्फ्यू लगाते हैं या क्यों सैटरडे संडे को लॉकडाउन रहता है, और आपका दूसरा सवाल ये था कि नहीं, आप मेरे पहले दो के सवाल ठीक है जवाब दे दीजिए। तो ये जो सवाल है, रिसेंटली लास्ट वीक मेरा एक फ्रेंड दिल्ली से आया था, सो उसने भी मुझे सेम चीज़ पूछी कि ये रात को लॉकडाउन करके क्या मतलब आ रहा है, क्योंकि दिन में तो लोग मार्केट में सब तरफ रहते हैं, तो दिन भर जब बीमारी फैल रही है तो हम रात को कैसे इसको रोक सकते हैं। तो आपका दूसरा सवाल था कि लोगों को फाइनेंशियल बहुत सारा लॉस होना है जी। तो आई फील ये जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए, पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज उनको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। वायरस फैले नहीं ताकि लोगों को ज़्यादा बीमारी ना हो, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, लोगों का जो एक ब्रेड एंड बटर है वो रुक ना जाए। तो डेफिनेटली वायरस को ना दिन समझता है ना रात समझती है, सुबह भी ये उतना ही फैल सकता है जितना रात को, और मंडे टू संडे कोई इसको किसी भी चीज़ का कोई अंतर नहीं है, सब एक बराबर है। कोशिश ये रहती है कि डे टाइम में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, इनमें से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपके इकोनॉमी से रिलेटेड रहती है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनको रोकने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। रिलेटिवली रात को जो एक्टिविटीज़ होती है, इनमें से मैक्सिमम नॉन एसेंशियल होती है, काफ़ी सारी ऐसी होती है जिनको अगर आप रोके तो कोई मुश्किल नहीं आती है जी। बट मेजरली मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, कि जब रात का कर्फ्यू स्टार्ट होता है तो उसका जो सीरियसनेस है लोग दिन में भी फॉलो करते हैं जी। जिस दिन से लोगों को ये पता चला कि रात को कर्फ्यू हो रहा है, उस दिन से लोगों ने डे टाइम में भी अपनी एक्टिविटीज थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर दी। जैसे वीकेंड कर्फ्यू स्टार्ट हो गया, वैसे ही लोगों ने मंडे टू फ्राइडे जो घूमना फिरना है, जिसको हमारे कॉलेज डेज में हम बोलते थे टुकारीगिरी, मतलब कोई काम नहीं है, बस बाइक से चल दिए यहाँ से सेमिनरी हिल, सेमिनरी हिल से धर्मपेट से वापस लक्ष्मी नगर और फिर WHC रोड पे। बराबर। तो ये चीज़ों को हम कम करते हैं जब हम बोलते हैं कि रात को आप कर्फ्यू कर दीजिए या सैटरडे संडे बंद कर दिए, विद द बेस्ट एफर्ट्स कि लोगों का जो बिजनेस है, लोगों का जो एक सोर्स ऑफ अर्निंग है वो अफेक्ट ना हो। यस, प्योर लॉजिकली देखा जाए तो इट डज नॉट वर्क, क्योंकि दिन भर अगर एक मार्केट में हजारों लोग जमा हो गए तो वहाँ वायरस फैलने के चांसेस ज़्यादा है। रात को आप उनको लॉकअप में भी रख दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट वी हैव टू वर्क विद द बेस्ट ऑप्शंस दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑफ द मार्केट्स। जो लोग भी डेली वेज अर्नर्स है उनका भी काम ना रुके। एट द सेम टाइम जितना भी हम कर सके
ये फिर से वही बात होती है कि अगर हम 20% भी कम कर सकते हैं या 30% भी कम कर सकते हैं तो उतना क्यों ना करें। सही बात। लेकिन ये भी तो सच है ना कि ये लॉजिकली अगर देखा जाए तो इसका कोई वो नहीं है। सच ये है कि लोगों को जब पेपर में पता चलता है कि केसेस बढ़ गई है या डेथ्स बढ़ गई है या गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, तब लोग इस चीज़ को लेके सीरियस होते हैं। डेड बॉडीज को लेकर एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है ये, कि जिनको कोरोना वायरस हुआ, जो पॉजिटिव हुए, बाद में पहले होम क्वारंटाइन हुए, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुए और फिर उनकी अचानक मृत्यु हो गई। जब उनका अंतिम संस्कार भी किया गया तो उसमें 10 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं थे। अब हमारे हिंदू कल्चर में या हिंदुस्तान में कम से कम ये चीज़ तो बड़ी मायने रखती है कि शादी और डेथ सेरेमनीज़ में जितने ज़्यादा लोग दिखते हैं, आदमी की सोसाइटी में उतना उसकी इज्जत का पता चलता है। लेकिन मृत्यु में जब लोग नहीं थे, 10 लोगों में ही वो हुआ, और उसमें भी अगर कोरोना वायरस से उनकी मृत्यु हुई है तो खुद हॉस्पिटल्स में जाकर अंतिम क्रियाक्रम कर दिया पूरा। क्या डेड बॉडीज जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हैं, क्या उनका भी तुरंत में किसी जीवित इंसान को वायरस देना बहुत रैपिडली होता है, या जिस तरह से किया गया वो गलत है? अभी भी बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है कि डेड बॉडी से जो वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है वो कितना रैपिडली फैलता है, किस रेट से फैलता है। एक पेशेंट से जितना फैलता है उससे कम फैलता है, 1/3, 1/4, इसके बारे में बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है। बट डेफिनेटली जब भी किसी बॉडी में ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन रहता है तो उनके क्लोज कांटेक्ट में आने से आपको ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इस वजह से ऐसा एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का जो डेड बॉडी का जो प्रोसेशन है आगे का, वो लिमिटेड लोगों में होगा और उसमें भी स्पेसिफिकली जो लोग पीपी किट पहन के हैं वो ही बॉडीज को हैंडल कर पा रहे थे जी। तो इससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज है उसका एक ही जवाब है कि दिस इज़ वॉर, एंड वॉर हैज़ सम अननेचुरल सर्कमस्टांसेस एंड सम वेरी अनफेवरेबल एक्शंस। तो ये बहुत लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव पॉइंट रहा है, बहुत इमोशनल पॉइंट रहा है, एंड इट वाज वेरी disheartening not only for the patients relatives but also for the doctors also कि एक ह्यूमन की जो लास्ट विशेस रहती है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, फैमिली मेम्बर्स वहाँ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बट जो ज़रूरी है वो करना पड़ता है और दिस इज़ डन सो दैट फैमिली में और लोग इन्फेक्ट ना हो। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि कोई कोविड पॉजिटिव है, फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उनका ध्यान रखना चाहते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके आते हैं, उनके बेड के पास बैठते हैं और अगले दिन वो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब एक घर का एक व्यक्ति एडमिट है और बाकी 3 लोग घर पे सुरक्षित है, तो जब घर के चारों लोग एडमिट हो जाते हैं तो इसका बर्डन फैमिली पे और ज़्यादा आता है। फिर इनको जो एसेंशियल्स है, मेडिसिन है, ये देने के लिए कोई रहता नहीं है। तो एफर्ट इज ऑलवेज मेड कि अगर आपके घर में एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो और कोई इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ बात करते हैं शादी की या जो इसका सोशल एंगल है। मुझे लगता है कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स और इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। हम मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसा बहुत बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको बहुत सीवियर लंग्स का प्रॉब्लम है और हम उनको बोलते हैं कि आपके लंग्स काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, आप प्लीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए क्योंकि आप दवाई नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है आपकी जान को भी खतरा हो। तो ऐसे टाइम पे लोग कहते हैं कि नहीं मैं 5 दिन बाद आता हूँ, मेरे चाचा के, मामा के, फूफा की बेटे की शादी है, प्लीज़ मुझे वो अटेंड करने दीजिए, मैं अगर शादी अटेंड नहीं करूँगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो ये हमारे ऊपर कुछ प्रेशर्स है जो हमेशा काम करते हैं और ये हम सब पे करते हैं, डॉक्टर्स पे, पेशेंट्स पे, हर किसी पे। तो ये कुछ सोशल प्रेशर्स है जिसमें लोग शादी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, शादी अटेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्यूनरल अटेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. But at the same time, unfortunately, COVID has taught us that overcrowding is not a healthy thing to do ever. But then when it comes to sanitization, लोग बार बार शुरुआत हुई कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें. सैनिटाइज़र बेचने वाली जो कंपनीज़ हैं उन्होंने तो अपने रेट्स जिस तरह से बढ़ाए, नई नई कंपनीज इंट्रोड्यूस्ड हुई, नए नए सैनिटाइज़र्स मार्केट में आए, हर कोई एक घर में बड़ा सैनिटाइज़र का बिल्कुल डबकी लेके रोज़ साफ़ कर रहा है. महिलाएं लगी थी अपना घर साफ़ करने के लिए. लोग आते जाते सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जेब में भी छोटा सा सैनिटाइज़र लेके घूम रहे हैं. फिर एकदम से आया कि सैनिटाइज़र लगाना बंद कर दीजिए, आप हाथ धोना शुरू कर दीजिए, हाथ धोते रहिए. तो ये जो लॉजिक था, पहले सैनिटाइज़र का इंट्रोडक्शन करना और उसके बाद फिर हाथ धोना, विच इज़ सच क्या है? मतलब क्या वो करना सही था, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना सही था, या हाथ धोना सही है? ओके, सच क्या है? सच बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति को कोविड है और वो व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उससे ये इन्फेक्शन किसी और को फैलता है. पहले बहुत सीरियस एम्फसिस इस बात को दिया जा रहा था कि जो कोरोना वायरस है उसका सरफेस स्प्रेड जो है वो भी बहुत मायने रखता है. हमें इंफॉर्मेशन भी थी कि ये वुड पे 3 से 4 घंटे पे तक सरवाइव करता है, स्टील पे उससे ज़्यादा भी करता है. अभी जो एविडेंस आ रहा है वो बोल रहा है कि जो सरफेस स्प्रेड है वो पहले से थोड़ा कम है. मतलब इसका जो मेन रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो कफिंग और स्नीजिंग से है. तो पहली बात ये करते हैं कि उस टाइम पे किसी के पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तब से अभी तक वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये फैलता कैसे है. सेकेंड बात है कि हाथ धोना ज़्यादा फायदे का है या सैनिटाइजर, क्योंकि गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया हैं, इसीलिए ये पूछना ज़रूरी था. हाथ धोना और सैनिटाइजर दोनों इक्वली इफेक्टिव है. अगर आपके आसपास वाटर सोर्स है और सोप है तो आप हैंड वॉश कर सकते हैं. क्योंकि हमारे आसपास हमेशा वाटर सोर्स या सोप नहीं रहता है तो द ईजियर ऑप्शन इज हैंड सैनिटाइजर. जब भी कोई डॉक्टर आईसीयू में काम करते हैं या ऑपरेशन थिएटर में जाते तो रेगुलरली सैनिटाइजर यूज़ किया जाता है. तो सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश आर इक्वली इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू. प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों ने ऐसा समझा कि आप सर से लेके पैर तक अगर सैनिटाइजर स्प्रे करते हैं तो आप कोविड से बच सकते हैं. कुछ लोगों ने तो पी भी लिया. जी जी. तो ऐसा नहीं है. आपको अपने हाथ साफ रखने हैं फॉर 2 रीज़न. बिकॉज दिन में कोई भी व्यक्ति अननोइंगली कम से कम 200 बार अपने नाक या मुंह को हाथ लगाता है. तो इसलिए आपका हाथ साफ होना ज़रूरी है. एट द सेम टाइम हम जब भी किसी दरवाजे को खोलते हैं तो हम हैंडल को हाथ लगाते हैं, हम कार में बैठते हैं तो हैंडल को हाथ लगाते हैं. तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है. इसलिए बार बार हैंड सैनिटाइजेशन इज गुड. पूरी बॉडी को सैनिटाइज करना ज़रूरी नहीं है. एक लास्ट इसमें एंगल है कि जब भी डर पैदा होता है तो कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठाता है जी. तो जब कोविड का ये डर बहुत बढ़ गया था तो बहुत ही ऑब्नॉक्शियस रेट्स पे हैंड सैनिटाइजर्स मिल रहे थे. जहाँ तक मुझे याद है कई लोग तो पानी को ही हैंड सैनिटाइजर बना के बेच रहे थे. और इसका रीज़न ये है कि जब भी हम लोग डर जाते हैं तब आगे वाला जो है इस बात का फ़ायदा उठाता है. एंड आई फील दैट एवरी इंडस्ट्री डिड इंडल्ज इन taking advantage of this fear psychology. But then I'm sure जब आपने ये सुना होगा कि लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया तो आपको बहुत गुस्सा आएगा. You might have thought of punching those people. देखिए आज भी जब मैं घर से हॉस्पिटल आता हूँ तो जब मैं देखता हूँ कि लोग रोड साइड खड़े होके कोई स्नैक एंजॉय कर रहे हैं या काफ़ी बार बहुत लोग विदाउट मास्क खड़े रहते हैं और ग्रुप बना के रहते हैं. क्वाइट ऑफन टी स्टॉल पे या पान ठेले पे या कोई इवेंट के बाहर. जी. तो गुस्सा आता है ऑब्वियसली क्योंकि
हम घर से जब हॉस्पिटल कोई पेशेंट को देखने जाते हैं या कोविड जब हम देखते हैं तो हमें इसकी रिस्क समझती है, इसकी रिस्क हम जो घर वालों को एक रिस्क में डाल रहे हैं वो भी हमको समझ में आता है। तो ऑब्वियसली आई फील कि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप प्लीज़ बाहर क्राउडिंग मत कीजिए, और विदाउट मास्क तो आपने बिल्कुल निकलना नहीं है। बट गुस्सा करके क्या करें, आई थिंक सो लोगों को एजुकेट करना और इन्फॉर्मेशन देना इज़ द राइट वे, जो हम अभी कर रहे हैं। मेरे 2-3 सवाल और हैं आपसे। एक सवाल ये है कि बहुत सारे मिथ्स फैलाए गए थे उस वक्त, स्पेशली द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप एंड सोशल नेटवर्किंग, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन दी जा रही थी वो दे रही थी कि आप मटन खाइए, उससे आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। तो लोगों के घरों में मटन बनना बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। एक ये था कि रोज़ सवेरे आप अंडे उबाल के खाएं, और जो येलो वाला जो योक है वो ज़्यादा खाएं। तो एक अंडे में एक ही बार योक निकलता है, आप दूसरा योक के लिए आपको दूसरा अंडा फोड़ना पड़ेगा। लोग सफ़ेद वाला पार्ट छोड़ दे रहे थे और येलो वाला पार्ट ज़्यादा खा रहे थे। एक ये था कि आप घर में धूप बहुत ज़्यादा जलाएं, उससे वायरस एंटर नहीं करता आपके घर में। तो मिथ्स, हज़ारों मिथ्स अवेलेबल थे उस वक्त, मतलब मिथ्स का मार्केट बन चुका था। जो भी आता था एक नया टोटका बताकर चले जाता था। ये चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं इस किस्म के वायरस को मारने के लिए या वायरस से लोगों को बचाने के लिए, कि ये मिथ्स ही हैं? ये आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, आपने क्या सुने थे ये भी आप मुझे बताइए। कुछ अगर आपने एड ऑन मिथ्स सुने थे। हाँ, मैं वो भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। तो ये जो आपने बताई ये सारे मिथ्स है, इसमें कोई भी रिलेवेंस नहीं है, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि लोग जब डर जाते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर का बहुत बेसिक पार्ट है कि जो चीज़ हमको समझ नहीं आती उससे हम डर जाते हैं, और जिस चीज़ से हम डर जाते हैं उस पे हमारा जो भी एक्शन रहता है ये काफ़ी बार इर्रिलेवेंट रहता है या बेसलेस रहता है। जब हमको समझता है कि कार का इंजन कैसे काम करता है तो हम उसके बारे में काफ़ी क्लियर रहते हैं कि इसमें हम पेट्रोल डालेंगे और अंदर बैठ के चाबी डालेंगे और हम स्टार्ट कर देंगे। बट जब हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये वायरस फैलता कैसे है, तो हम सोचते हैं शायद थाली बजाने से फैल जाएगा। आज अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप 10 लोग प्लीज प्लेट और चम्मच लीजिए, जम के बजाइए, ये कार स्टार्ट हो जाएगी, तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि नहीं, ये कार ऐसे स्टार्ट नहीं होती है, कार तो इग्निशन से ही स्टार्ट होती है जी। तो जो चीज़ हमको समझती नहीं है उसके बारे में हम काफ़ी बार क्लूलेस रहते हैं। तो इसी वजह से जब भी कोई ऐसी नई घटना घटती है, कोई नई बीमारी आती है, तो जिसके मन में जो मेरे मन को भाया वो मैंने बता दिया ऐसा। तो काफ़ी सारे वेजिटेरियंस है जिनका फर्म बिलीफ है कि वेजिटेरियन और बीइंग वीगन इज़ द बेस्ट वे टू गो। तो इनका एक ओपिनियन था कि आप प्लीज़ नॉनवेज मत खाइए बिकॉज नॉनवेज से कोविड फैलता है। एट द सेम टाइम आपने जैसे बताया कि कुछ लोगों ने ऐसे कोई अजीबोगरीब फंडे बता दिए कि आप मटन खाइए, अंडा खाइए, योग ज़्यादा खाइए। इनमें से कोई भी सच या इनमें से कोई भी रेलेवेंट नहीं है। हर कोई बस चाहता है कि मैं जिस चीज़ से डर रहा हूँ उस डर को मैं थोड़ा हटा दूँ। एक छोटे बच्चे को जब रात को नींद नहीं आती है तो लोरी सुनाई जाती है, वैसे ही जब तक हमको कोरोना वायरस का एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक ऐसे मिथ्स और ऐसी अफवाहें चलती रहेगी, बिकॉज जिसको जो सुनने से मन को शांति मिलेगी वो उस बात को हमेशा मानते रहेगा। लेकिन ये मेरा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज़ अबाउट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर भी शुरू हो चुकी हैं बातें, इस किस्म के टोटके फिर से शुरू हो गए हैं। एक बात जो निकल कर आई है वैक्सीनेशन के बारे में वो ये है कि ये वैक्सीन कहीं से भी वायरस को नहीं मारता, और वायरस फिर भी आपके अंदर घुस सकता है। जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है वो फिर भी उनको कोरोना वायरस हो सकता है। ये कितना सच है? देखिए, हम जब ये पूरे कोविड-19 की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आता है इम्यूनोलॉजिस्ट, मतलब वो लोग जिनका एक्सपर्टीज़ इम्यूनिटी पे है।
अगर आपने डॉक्टर फॉची का नाम सुना होगा यूएस में, तो एक है इम्यूनोलॉजिस्ट, दूसरे वायरोलॉजिस्ट जिनका लाइफ का रिसर्च वायरस के ऊपर है, तीसरा है एपिडेमोलॉजिस्ट, मतलब वो लोग जो पब्लिक हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि बीमारी फैलती कैसे है, लोगों को बीमारी से कैसे बचाना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहने चाहिए, तो ये एपिडेमोलॉजिस्ट। उसके बाद आते हैं हम क्लिनिशियंस, मतलब डॉक्टर्स जो इस बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। इतनी सारी स्पेशलिटीज मिलके जब सारी बातें समझ नहीं पा रहे हैं तो आप भी सारी बातें नहीं समझ पाएंगे। एक वैक्सीन कैसे बनता है, ये आपके बॉडी में कैसे काम करते हैं, कौन सी वैक्सीन्स लाइव अटेन्यूएटेड रहती है, कौन सी वैक्सीन्स डेड रहती है, किन वैक्सीन्स में वायरस का प्रोटीन डाला जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये समझने के लिए आपको एक्चुअली किताब खोलनी पड़ेगी, नहीं तो शायद मैं 1 या 2 घंटा आपको बताते रह जाऊं कि वैक्सीन एग्जैक्टली काम कैसे करती है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमने एक्सपर्ट्स के लिए ही रखनी चाहिए, बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस नॉलेज। ट्रू। सो राइट नाउ वैक्सीन लेना इज़ द वे टू गो। पैंडेमिक को ख़त्म कैसे किया जाता है, इसके पीछे 3 थियरीज है। सबसे पहली थियरी है रश थ्रू इट, सेकेंड इज डिले एंड वैक्सीनेट, एंड थर्ड इज कोलैबोरेट एंड क्रश। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। पहली जो है उसमें है रश थ्रू इट। उसमें एक ऐसा माना जाता है कि जितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं उनको इन्फेक्ट होने दीजिए ताकि फिर हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। कुछ कंट्रीज ने स्टार्ट में ये एक्सरसाइज भी किया था, स्वीडन ने स्पेसिफिकली किया था। उन्होंने सारे ओल्ड एज लोगों को, पीपल अबव द एज ऑफ 60, उनको क्वारंटीन किया और यंग लोगों को बाहर रखा, मतलब देयर वाज नो लॉकडाउन, इन द होप कि मैक्सिमम लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, उनको इस बीमारी से ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी और फाइनली हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कि जिन लोगों को री इन्फेक्शन होने के चांसेस है उनका क्या जी, तो दिस डिड नॉट वर्क। सेकेंड वॉज कोलैबोरेट एंड क्रश, विच इज़ ओनली गुड इन थियरी, कि सारे कंट्रीज के पॉलिटिकल पावर्स ने, सारे डॉक्टर्स ने मिलके ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करना है जिसमें हम स्पेसिफिकली जो जो इन्फेक्ट हो रहा है उसको आइसोलेट करें, उसको बिल्कुल बाहर ना जाने दे, और ऐसे करके हम पूरी बीमारी को एक ही जगह पे छोटे छोटे सेंटर्स में रोक ले। दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल क्योंकि लोगों का माइग्रेशन हमेशा होता है, लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एंड थर्ड इज डिले एंड वैक्सीनेट, मतलब आप कोशिश कीजिए जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वैसे वैसे आप लोगों को ट्रीट कीजिए, और जब तक आपकी वैक्सीन रेडी हो जाती है तब तक आप इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए कि आगे इन्फेक्ट होने वाले लोगों को आप ट्रीट भी कर सके और वैक्सीन के साथ आप हर्ड इम्यूनिटी बना सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ठंडी, गर्मी, पॉपुलेशन। सवाल होगा आपसे, एक सच कोरोना वायरस का जो लोगों को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो क्या है? मुझे लगता है ये कोरोना वायरस जो है इसमें लोगों ने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये कभी भी एक बात नहीं रहेगी, इसमें कई सारी बातें हैं। सबसे पहले तो हमने हमारी हेल्थ को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। मैं काफ़ी बार लोगों को जब मिलता हूँ, रिसेंटली मैं एक ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रोग्राम में गया था, कैट के, तो मैंने उनको पूछा था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। कुछ लोगों ने गोल्ड कहा, कुछ लोगों ने रियल इस्टेट कहा, कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में कहा, बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इज़ योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप दुनिया में कितना भी पैसा कमा सकते हैं, कितने भी आगे जा सकते हैं, बट इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट विथ यू फॉर सम रीज़न, अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, तो फाइनेंशियल वेल्थ या किसी भी तरीके का जो भी आपकी लग्जरीज है ये किसी काम की नहीं है। तो आई थिंक हेल्थ इज़ समथिंग दैट वी नीड टू पुट इन टू फोकस। सेकेंड इज़ वी नीड टू बी मोर क्लीन, मोर हाइजीनिक। कुछ एटिकेट्स है जो लास्ट टाइम भी डिस्कस हुए थे कि आपने
खांसते वक्त या छींकते वक्त अपना मुंह या नाक ढक के रखना है। अगर आपको पता है कि आप बीमार है तो आप प्लीज़ घर पे रुकिए, दवाइयाँ लीजिए, ठीक हो जाइए, फिर बाहर निकलिए, ना कि आप बीमारी में बाहर निकल के और लोगों को बीमार कर रहे हैं। इसके साथ में ज़रूरी ये भी है कि हम ओवरऑल एक क्लीनलीनेस और एक हाइजीन फॉलो करें, जो मेरे हिसाब से लोगों में काफ़ी सारा लैकिंग है। और लास्ट आई फील एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट जो कोविड में दिखा है, पहले मुझे याद है लोगों की हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक सो यू आर अ बेटर पर्सन टू टेल कि कैसे कोविड-19 के लॉकडाउन में जो इतना सारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये गवर्नमेंट ने नहीं, ये लोगों ने किया था। तो NGOs, इवन लोग घर पे बैठ के खाना बना के एट अ टाइम 400-500 लोगों के लिए मील बना रहे थे। सच बात। सो द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर, and when we work together definitely we can create wonders. And the COVID war has shown ki humans are very resilient, we are very strong, and there's absolutely nothing that we cannot overcome. And unfortunately there are few more months of difficulty, few more months of lockdown, COVID admission, COVID deaths, and traveling नहीं होगा, but eventually when this gets over we'll all realize कि हम कितने strong हैं। आपने कोरोना वायरस के ऐसे सच आज हमको अवगत कराए, जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ये शो देखेगा वो कोरोना वायरस की एक ऐसी सच्चाई अपने दिमाग में लेकर चलेगा और लोगों तक भी पहुंचाएगा। शायद वो इस कोरोना वायरस का के सच का एम्बेसडर बनकर लोगों तक पहुंचाएगा, जैसे आपने हम तक पहुंचाया। एक जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि ये लास्ट ईयर से काफ़ी लोग बोले जा रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी काफ़ी बोला है, आपके व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में या आपके फेसबुक के वॉल पे जब भी कोई लिंक आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, इफ़ यू हैव एनी डाउट कि ये शायद गलत हो, इफ़ यू आर नॉट श्योर 100% कि ये सही है, तो प्लीज़ मिस इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड मत कीजिए। क्या होता है, हम कुछ अच्छा करने जाते हैं बट ऐसे ही बहुत सारी मिथ्स फैलती है, बहुत सारी गलतफहमियाँ फैलती है, बहुत सारी फेक न्यूज़ बन जाती है। तो आई बिलीव ऑल ऑफ अस शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइल यूजिंग सोशल मीडिया, एंड ओनली व्हेन यू आर वेरी श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से आई है, WHO से आई है, तभी इसको फॉरवर्ड कीजिए। नहीं तो एक ये जो फॉरवर्ड करने का जो आपको बहुत ही जम के जो एक चस्का लग जाता है, उसको आप प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। सुपर वेल सेड डॉक्टर समीर अरबट, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमको कोरोना वायरस की सच्चाई से अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेल टुडे डॉक्टर समीर अशोक अरबट ने जो बात हमको समझाई, कोरोना वायरस की सच्चाई हमको बताई, मुझे ऐसा लगता है कि ये 327 दिनों में ये मेरा पहला ऐसा शो है जिसमें मैं कोरोना वायरस की सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये शो किया। कहीं मैंने वो अगर सच्चाई नहीं बताई होती तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं रिग्रेट करता। लेकिन एक बात जो उन्होंने बताई और वो 101% सच है कि हमारे अंदर में एक कीड़ा है चीज़ें फॉरवर्ड करने का, चीज़ें शेयर करने का, लेकिन सही चीज़ों को शेयर हम कहाँ करते हैं। जैसे अभी आज राज की बात का ये वाला जो शो है, ये शायद आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अंदर रोकेंगी कि मैं कैसे शेयर करूँ। तो शेयर बटन दबाइए, 10 लोगों को शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कोरोना वायरस की जो सच्चाई है उससे लोगों को आप अवगत कराइए। पहली चीज़ ये। दूसरा, हर्षद मेहता स्कैम देखिए आपने, उसमें एक डायलॉग है, अगर नहीं देखी तो देखिए, अच्छी वेब सीरीज़ है। उसमें एक डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है। ये बिल्कुल सच नहीं है। ये हर्षद मेहता तक लागू था और उसके बाद क्या हुआ ये आपको भी मालूम है। कभी कभार हमको ना लाइफ में ऐसे रिस्क लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है और ये रिस्क शायद सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवार को ही नहीं, हमारे मोहल्ले को ही नहीं, लेकिन हमारे शहर और हमारे देश को एक बहुत बड़े ट्रबल में ला सकते हैं। कृपया करके बेकार की चीज़ों को फॉरवर्ड ना करें। कृपया करके मास्क पहने, सैनिटाइज़र अपने आप कैरी करें, हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, एंड
कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कोई भी बात का जब तक प्रमाण ना हो उसे शेयर करके दूसरों का दिमाग खराब ना करें। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। रिस्क में इश्क हमेशा नहीं होता। अपने आप को कोरोना वायरस से दूर रखें और जिंदा रहें। जय हिंद।